नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं नीट और जेईई परीक्षा से जुड़ी खबर के साथ। महामारी के दौरान इन परीक्षाओं को करवाए जाने पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और पूछा जा रहा है कि क्या बच्चों की सेहत के साथ ये खिलवाड़ नहीं। अब कई लोग इन परीक्षाओं को कराने के विरोध में सामने आ रहे हैं, जिनमें एक नाम ग्रेटा थनबर्ग का भी जुड़ गया है। ग्रेटा ने ट्वीट कर लिखा है, ये बहुत ही गलत बात है कि भारत के छात्रों को कोरोना जैसी महामारी के वक्त भी इम्तिहान में बैठने के लिए कहा जा रहा है और ये वो समय है जब लाखों लोगों पर बाढ़ का भी असर पड़ा है। मैं #postpone JEE_NEET इन कोविड के साथ हूँ। इसके साथ ही इन दिनों सबकी मदद करने के लिए जाने जाने वाले एक्टर सोनू सूद भी इन परीक्षाओं को कराने के खिलाफ सामने आए हैं। सोनू सूद ने ट्वीट कर लिखा है कि भारत सरकार से मेरी दरख्वास्त है कि देश में मौजूदा हालात को देखते हुए नीट जेईई की परीक्षा को स्थगित करें। कोविड-19 के चलते जो स्थिति है उसके हिसाब से हमें बच्चों की जिंदगियों को खतरे में नहीं डालना चाहिए। और अब कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी इन परीक्षाओं को न कराने के पक्ष में सामने आ गए हैं। ममता बनर्जी ने पीएम को, तो वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शिक्षा मंत्री को खत लिखा है और कहा है कि ये परीक्षाएं फिलहाल न कराई जाएं। तो एक तरफ परीक्षाओं को टालने के लिए सोशल मीडिया पर बड़ी मुहिम चल रही है जिससे बड़े नाम जुड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर शिक्षा मंत्रालय की तरफ से नीट और जेईई करवाने के लिए दिशा निर्देश सामने आ गए हैं। अब बच्चों का क्या कहना है, देखिए सौरभ शुक्ला की इस रिपोर्ट में। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश भर में नीट और जेईई की परीक्षाओं को टालने की मांग जारी है। Please postpone this NEET and JEE mains exams because if one student is affected in this exam center, all the students will be affected. करियर का क्या है, करियर अगर जिंदगी रही तो रहता, जिंदगी नहीं रही तो क्या कर लेते। लेकिन शिक्षा मंत्रालय के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षाओं के लिए गाइडलाइंस जारी कर साफ कर दिया है कि परीक्षाएं नहीं टाली जाएंगी। गाइडलाइंस के मुताबिक परीक्षा केंद्र पर सभी छात्र, फैकल्टी और स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। सभी छात्रों को 6 फुट की दूरी बनाकर रखनी होगी। सभी छात्रों का केंद्र में घुसने से पहले तापमान मापा जाएगा। जिनको बुखार या तापमान ज्यादा होगा उनके लिए एक अलग कमरे का इंतजाम किया गया है जिसमें बैठकर वो परीक्षा दे सकेंगे। हर छात्र को सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है और ना ही किसी कोरोना मरीज के संपर्क में आया है। छात्रों को मास्क और दस्ताने दिए जाएंगे। छात्रों को घर से ट्रांसपेरेंट बोतल में पानी लाना होगा। जेईई के लिए 8 लाख से ज्यादा और नीट की परीक्षा में लगभग 15 लाख छात्र भाग लेंगे। ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छात्र डरे हुए हैं। मेरे हिसाब से आई थिंक एग्जाम्स पोस्टपोन हो जाना चाहिए, क्योंकि कंसिडरिंग द सिचुएशन एट अ टाइम लाखों के बच्चे एक साथ बैठना, दूर दूर से आना, एक जगह बैठना विदाउट एनी नेसेसरी प्रिकॉशंस, इट इज़ डेंजरस। पैंडमिक सिचुएशन में एग्ज़ाम्स रखना अच्छी बात नहीं है। कहीं को बोले तो बहुत सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहती और बहुत बाजू बाजू बैठते लोग और सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं होती और इन्विजिलेटरों को भी प्रॉब्लम होती। फिर उसके ऊपर से स्टूडेंट्स को बहुत दूर दूर से आना पड़ता, उन लोगों को सही ट्रैवलिंग वो नहीं है और आना बोले तो भी बहुत मुश्किल होता उन लोगों को। इस समय कोरोना काल की वजह से, कोरोना की वजह से पेंडेमिक है, तो सारे बच्चे एग्ज़ाम सेंटर्स तक नहीं पहुंच पाएंगे और कई स्टेट्स में फ्लड की स्थिति है, तो वो लोग भी वहाँ तक सेंटर्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। राज्य भी लगातार शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखकर नीट और जेईई की परीक्षाओं को टालने की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे के बाद मंगलवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी केंद्र को पत्र लिखकर परीक्षाएं टालने के लिए कहा है। छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि ये नीट और जेईई की परीक्षाएं आगे बढ़ा दी जाएं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उन छात्रों के सामने है जिनका घर बाढ़ क्षेत्रों में है, जिनका घर डूबा हुआ है। वो अपने घरों से निकलकर इन परीक्षा केंद्रों तक कैसे पहुंचेंगे। नई दिल्ली में सहयोगी करण पात्रा के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। इस वक्त ज्यादातर कारोबार मंदी का शिकार हैं, लेकिन लॉकडाउन में ऑनलाइन फ्रॉड जोरों पर जारी है। लोग अपने अपने घरों में हैं इस लॉकडाउन में और जो जरूरी के सामान हैं वो ज्यादातर ऑनलाइन वो ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन बड़ी कंपनियों के नाम पर उन्हें ठगा जा रहा है। किस तरह से इस ठगी को अंजाम दिया जा रहा है, इससे किस तरह से बचा जाए, रविश रंजन शुक्ला की इस रिपोर्ट में देखिए। लॉकडाउन के चलते घर बैठकर ऑनलाइन रोजमर्रा का सामान मंगाने वाली फरीदाबाद की सिमरन ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गईं।
ग्रोफर ऑनलाइन कंपनी सर्च करने के दौरान फर्जी कॉल सेंटर का इस तरह का नंबर मिला। बात करने पर एक ठग ने पहले सिमरन के मोबाइल में एनी डेस्क का ऐप डाउनलोड कराया, फिर उनके अकाउंट से 10,000 रुपए निकाल लिए। इस बाबत जब हमने ग्रोफर कंपनी से संपर्क किया तो उन्होंने हमें जवाब देने का आश्वासन दिया है। ग्रोफर्स पर ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद जब मुझे मालूम हुआ कि मेरे कुछ आइटम्स मिसिंग है तो मैंने इसी बात की कंप्लेंट करने के लिए ग्रोफर्स कस्टमर केयर नंबर सर्च किया गूगल पर, और गूगल के टॉप सर्च पर मेरे सामने एक लिंक खुलकर आया जिसमें ग्रोफर्स का नाम मेंशन था। मैंने उस लिंक पर क्लिक किया, मेरे सामने एक नंबर खुलकर आया। उस नंबर पर जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि वो ग्रोफर्स कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ही बात कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में यूपीवीसी के दरवाजे खिड़कियों का काम करने वाले शैलेश का काम लॉकडाउन में मंदा हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने दूध का कारोबार करने का सोचा। अमूल कंपनी के नाम पर फ्रेंचाइजी देने के एवज में 50,000 का फ्रॉड करने की कोशिश हुई। मैंने ऐसे ही बैठे हुए मैंने कहा साइड में कुछ छोटा मोटा काम मतलब कोई बिजनेस किया जाए, तो मैंने वेबसाइट के ऊपर ऐसे ही देखा और अमूल की फ्रेंचाइजी के लिए मैंने जस्ट एक फॉर्म था वो भर दिया मैंने। तो पार्लर के लिए 25,000 रुपये की फीस भरनी थी और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 50,000 रुपये। तो कह रहे ठीक है आप एक काम करिए, मैं 1 घंटे के अंदर मैं ना आपको अकाउंट डिटेल भेज रहा हूँ, आप 50,000 रुपीज़ उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। जब उसने कहा, मैंने कहा यार इतनी बड़ी कंपनी और मुझे ज़रूरत है और मुझे फॉलोअप करना चाहिए, वो क्यों इतना फॉलोअप करना है। अमूल कंपनी को हमने मेल भी किया और कंपनी के एरिया मैनेजर अंकित से हमने बात की। पता चला कि हाल के दिनों में अमूल कंपनी ने ऐसे 10 फर्जी डोमेन को बंद कराया है। जैसे ही आप amul.com सर्च करेंगे इसके अंदर गूगल पे, तो आपको सबसे पहली चीज़ जो आती है ये देखिए, सबसे पहली चीज़ ही आपको चेतावनी दिखाई देगी कि इस तरीके के फ्रॉड से आप बचें। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन फ्रॉड का संगठित अपराध हाल के दिनों में बढ़ गया है। आपदा को अवसर में बदलने वाले ठगों ने ऑनलाइन फ्रॉड करके तमाम सारे लोगों को इस आर्थिक मंदी के दौर में पैदल कर दिया और खुद इस तरह की लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। ये गाड़ी भी एक ऐसे ही ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले ठग की है। आखिर लॉकडाउन के दौरान कैसे ऑनलाइन फ्रॉड का कारोबार बढ़ रहा है, ये जानने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं नोएडा की पुलिस के पास में। नोएडा पुलिस ने देश के अलग अलग जगहों पर 50 करोड़ से ज्यादा का ऑनलाइन फ्रॉड करने वाला ये गैंग पकड़ा है। इस शख्स के 13 अलग अलग नाम और पैन कार्ड थे। लॉकडाउन में ग्रोसरी स्टोर खोलने के नाम पर 50 करोड़ से ज्यादा की चपत इसने लोगों को लगाई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे पास जो अभी पीछे लॉकडाउन के दौरान आए हैं कि मेरे बैंक से 1 लाख रुपया डेबिट हो गया, मेरे बैंक से 2 लाख रुपया डेबिट हो गया, 50,000 हो गया। और उनसे जब जानकारी करते तो पता चलता है कि उनके पास जो है वो कोई कॉल आई थी या कोई मैसेज आया था या उन्होंने किसी साइट को जो है वो लॉगिन किया और उसमें अपनी क्रेडेंशियल भर दी और उसके बाद जो है वो गलती से उन्होंने OTP शेयर कर लिया। शेयर करने के कारण जो है उनका पैसा डेबिट हो जाता है। पुलिस के मुताबिक स्क्रीन शेयर, एनी डेस्क और टीम वीवर जैसे ऐप बिल्कुल न डाउनलोड करें, क्योंकि उससे आपके मोबाइल का डिटेल तीसरा शख्स भी देख सकता है। साथ ही OTP किसी भी हाल में किसी के साथ न शेयर करें। कंपनी के नाम पर पैसा मांगने में जल्दबाजी करने का मतलब फ्रॉड की संभावना बढ़ जाना है। दिल्ली से मोहम्मद कैफ के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड इलाके में जो 5 मंजिला इमारत गिरी, वहां राहत बचाव कार्य मंगलवार को भी जारी रहा। NDRF की टीमें, फायर ब्रिगेड और स्थानीय प्रशासन के लोग मलबा हटाने के काम में जुटे रहे, लेकिन लगातार प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस हादसे के बाद देखिए रिपोर्ट। करीब 19 घंटों तक मलबा हटाने का काम कर रहे NDRF और स्थानीय प्रशासन के कर्मचारियों ने तब ताली बजाकर खुशी जाहिर की जब 4 साल के मोहम्मद बांगी को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया। 19 घंटे मलबे में फंसे होने के बावजूद मोहम्मद बांगी का सुरक्षित बाहर निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं। राहत और बचाव का काम कर रहे कर्मचारी भी इससे काफी प्रेरित नजर आए। बिल्कुल चमत्कार जैसा ही है, क्योंकि जिस तरह से जो स्ट्रक्चर का जो गिरा हुआ स्ट्रक्चर का डिजाइन था पैनकेक, उसमें स्पेस बिल्कुल नहीं होता, लेकिन छोटा बच्चा था वो बिल्कुल सिटिंग पोजीशन में बैठा है
जहाँ कि उसको थोड़ा सा स्पेस मिला है, उसको चोट भी नहीं लगी। सोमवार शाम को महाड़ में गिरी 5 मंजिला इमारत के मलबे को हटाने का काम मंगलवार को भी जारी रहा। खबर थी कि करीब 20 लोग मलबे में फंसे हैं। शकील इस्माइल सऊदी अरब में काम करते हैं और फरवरी में भारत लौटे थे। लॉकडाउन की वजह से वो यहीं रुक गए, पर अब मलबे में इनके पैसे और पासपोर्ट सब कुछ तबाह हो गया। कुछ हमारा सब कुछ डॉक्यूमेंट्स, मेरे बच्चे का डिग्री वगैरह, मेरे बच्चों की पासपोर्ट, मेरी पासपोर्ट, सब कुछ अंदर है। सब कुछ अंदर फंसा हुआ है, गोल्ड है, पैसा है। यही हाल इशाद अनवर का है। ऑटो चलाने वाले इशाद इस इमारत में 5वीं मंजिल पर किराए के मकान में रहते थे। बेटे की पढ़ाई के लिए 9 दिन पहले हजारों रुपए खर्च कर लैपटॉप लिया था, पर अब ना ही लैपटॉप बचा ना पैसे। जो मेरी बीवी के गहने थे, मेरे बच्चों के, मेरे प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स थे, सब बिल्डिंग के अंदर गए। महाड़ में गिरी इस इमारत से प्रशासन पर कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। इमारत करीब 7 साल ही पुरानी है। कमजोर ढांचे को इमारत के ढहने का कारण माना जा रहा है। बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है, पर प्रशासन पर सवाल उठता है कि आखिर इस इमारत को अनुमति कैसे दी गई। बिकॉज ये बिल्डिंग 7 साल पहले ही बनकर तैयार हुई थी, तो 7 साल में एक बिल्डिंग का गिर जाना, मतलब इसमें डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी बहुत पुअर है। और वही नेग्लिजेंस को देखते हुए FIR किया गया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया है और उसमें जो भी दोषी है, बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट या कोई और अगर प्रशासन में काम करने वाले अधिकारियों ने भी इसमें नेग्लिजेंस की है तो उनके खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाएगी। जब ये इमारत बन रही थी तो क्या यहाँ के प्रशासन की ओर से उस पर नजर रखी गई थी, क्योंकि नई इमारत? अभी ये इसके ऊपर गुना दाखिल हुआ है, पुलिस ने गुना दाखिल किया है और जो भी अधिकारी इसमें शामिल हो गए, जिन्होंने परमिशन दी होगी, उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करने की सूचनाएं प्रशासन को दी हुई है। मौके पर NDRF की 3 टीमें, फायर ब्रिगेड की 12 टीमें और डॉग स्क्वाड मौजूद है, पर भारी बारिश से राहत और बचाव के काम में परेशानी आ रही है। हादसे के 24 घंटों बाद भी मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है, पर सवाल यही कि न जाने इस तरह से प्रशासन ने और कितनी इमारतों को अनुमति दी होगी जहां पर लोग खतरा मोल कर रहने को मजबूर हैं। रायगढ़ से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। मुंबई में कोरोना की रिकवरी रेट अच्छी है, लेकिन डेथ रेट को संभालने के लिए अब मरीजों को यहां पर ECMO थेरेपी दी जा रही है। ये वो थेरेपी है जिससे लंग और हार्ट को रिकवर करने में सहूलियत मिलती है, लेकिन एक दिन का खर्च आता है 50,000 रुपए। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आम मरीजों के लिए इसका इस्तेमाल कैसे हो। 34 साल के कोरोना के गंभीर मरीज करीब 1 हफ्ते से एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन यानी कि ECMO डिवाइस सपोर्ट पर हैं, ताकि इनकी सांसें चलती रहें। चंद दिनों में पूरी तरह से रिकवर होने की उम्मीद है। मुंबई में अब गंभीर मरीजों को बचाने के लिए इस ECMO थेरेपी का सहारा लिया जा रहा है। रिद्धि विनायक अस्पताल में अभी तक 11 कोविड मरीजों पर इसका इस्तेमाल हुआ है। अस्पताल के इंटेंसिविस्ट डॉक्टर विनय गोयल बताते हैं, इस थेरेपी का रोज का खर्चा करीब 50,000 रुपए पड़ता है। अभी तक 11 मरीज पे लगा चुके हैं, 9 मरीज बाहर नहीं आए, 1 मरीज बच गया और 1 मरीज अभी जो है ECMO पे वो 1-2 दिन के अंदर ECMO मशीन से बाहर आ जाएगा। तो 11 में से 2 हैं। वर्ल्ड वाइड अगर अपन परसेंटेज माने तो करीबन जो ECMO पे जल्दी ECMO पे डाले जाते हैं उनमें से 50% बाहर आते हैं, 50 से 55%, और इंडिया में ओवरऑल परसेंटेज बचने की 20 से 23% है। इंडिया में परसेंटेज कम इसलिए हो जाती है क्योंकि एक तो बहुत लेट आदमी ECMO पे डालने के लिए हमारे पास आता है। जब तक सामने वाला हमको ECMO के लिए रेफर करता है तब तक हानि बहुत ज़्यादा, नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। और दूसरा इसका कॉस्ट फैक्टर जो करीबन स्टार्टिंग पॉइंट 3 लाख है और फिर उसके बाद में करीबन ये मानिए 50,000 रुपए पर डे का खर्चा है। ECMO एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो शरीर को उस समय ऑक्सीजन सप्लाई करता है जब मरीज के फेफड़े या दिल काम नहीं कर पा रहे हों। कोविड के मरीजों को बचाने के लिए ये अहम है, पर काफी कम अस्पताल इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। इस मशीन से मुख्यतः जो ऑर्गन खराब है, हार्ट या लंग, उसको आराम दिया जाता है। ये थेरेपी जो है उनको अच्छा नहीं करती है और उनको अच्छा होने का वक्त देती है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इस थेरेपी में। और इस थेरेपी को बम्बई में बहुत कम अस्पताल कर रहे हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड जो है वेस्टर्न इंडिया का सबसे बिजी ECMO सेंटर है
और यहाँ पे हम लोग हार्ट ट्रांसप्लांट के वक्त और रेस्पिरेटरी फेलियर जैसे कि H1N1 पेशेंट्स हो गए, ARDS के पेशेंट्स हो गए, कोविड-19 के पेशेंट्स हो गए, इनमें ये थेरेपी इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे भी 1-2 हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कि ये थेरेपी अग्रसर है और यूज हो रही है, पर इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज, मैन पावर और जो यूनिट ये थेरेपी बहुत ज्यादा करती है उन्हीं पेशेंट्स में, उन्हीं यूनिट्स में इसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा दिखता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि समय पर कोविड मरीजों को ये थेरेपी मिले तो ज्यादा जानें बच सकती हैं। अब थेरेपी का एक दिन का खर्च ही अगर 50,000 रुपए हो तो आम मरीज क्या करे? ऐसे में सरकारी मदद और दखल की यहाँ भी जरूरत है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। दिल्ली के शालीमार इलाके में चावला चिकन कॉर्नर के बाहर 23 अगस्त को बदमाशों ने सरेआम फायरिंग की थी और अब इस गोलीबारी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि कैसे 2 बदमाश दुकान के बाहर हवाई फायरिंग कर रहे हैं। उसी दौरान वहां हड़कंप मच जाता है। पुलिस के मुताबिक ये गैंग एक्सटॉर्शन के लिए रेस्टोरेंट के मालिक को धमका रहे थे और डराने के मकसद से ही उस दिन फायरिंग की गई थी। पुलिस अब इस गैंग की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ है। भारत में 10% रेस्टोरेंट हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। कितना बुरा असर इस व्यापार पर पड़ा है, इस पर आपको रिपोर्ट दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। कोरोना महामारी ने जीवन के कई पहलुओं पर बहुत ही बुरा असर डाला है। रेस्टोरेंट व्यापार भी इससे अछूता नहीं है। खाना डिलीवरी करने वाली जो कंपनी है जोमैटो, अगर उनकी एक रिपोर्ट को माने तो 17% रेस्टोरेंट ही पूरे भारत में चालू हैं और 10% हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आने वाले समय में और भी कई ऐसे हैं जो बंद होने वाले हैं। 70 साल के राम प्रकाश कक्कड़ पिछले 24 साल से पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर में अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं, लेकिन पिछले 6 महीने से हालात इतने बुरे हो गए हैं कि अगर स्थिति ना सुधरी तो वो इसे बंद करने पर विचार कर रहे हैं। अब ये काम है, आप देख रहे हो सारा रेस्टोरेंट खाली पड़ा है, लेबर की तनख्वाहें पड़ रही हैं, बिजली तो कंपलसरी उतनी जलानी है जो चलनी है 24 घंटे, पानी का बिल उतना ही आना है और उसके बाद लेबर की तनख्वाह चलनी है, उसके बाद लेबर का खाना चलना ही चलना है। 6 महीने होने वाले हो गए, 6 महीने के अंदर 1 रुपये की कमाई नहीं, लेबर को पल्ले से खिला रहे, लेबर को तनख्वाह पल्ले से उधार लेके जी। आप राउंड लगाओगे देखोगे कई रेस्टोरेंट बंद हो गए। चाहे वो 2.5 लाख रुपए महीना किराया देने वाले पूर्वी दिल्ली के छोटे रेस्टोरेंट हो या 9.5 लाख रुपए महीना किराया देने वाले दक्षिण दिल्ली की खान मार्केट के रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। खाने की डिलीवरी वाली कंपनी जोमैटो की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सिर्फ 17% रेस्टोरेंट फिलहाल चल रहे हैं। जो 83% बंद हैं, उनमें 10% पूरी तरह बंद हो चुके हैं। 30% और पर हमेशा के लिए ताला लग सकता है। रेस्टोरेंट उद्योग भारत भर में लगभग 70 लाख लोगों को रोजगार देता है। कारोबारियों का कहना है कि सरकारी नियमों की वजह से ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि नियमों में ढिलाई के बाद हालात सुधरेंगे। हमारे इंडिया में जब भी कोई गेस्ट आते हैं या कस्टमर आते हैं रेस्टोरेंट में तो दे कम इन फैमिली, एक फैमिली की तरह से आते हैं और 6-8 से कम कभी नहीं होते। जो गवर्नमेंट के जो SOPs है उसको फॉलो करना मुश्किल था, विच अब ग्रेजुअली गवर्नमेंट ऑल्सो अंडरस्टूड और उन्होंने उसको कम कर दिया। और जैसे अब जो विस्की वगैरह दारू है वो जब खुल जाएगी तो उसके बाद जो उनके रेवेन्यू जनरेटिंग एक कंपोनेंट है वो बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट का, सरकार का भी राजस्व बढ़ेगा और इनका अपना राजस्व बढ़ेगा। तो मेरा नहीं ख्याल उसके बाद कोई दिक्कत यहाँ के रेस्टोरेंट्स को आने वाली है। बाजारों में जो चहल पहल बढ़ी है उसकी वजह से रेस्टोरेंट मालिकों को भी अभी उम्मीद है कि उनके भी कस्टमर्स आने वाले दिनों में बढ़ेंगे, वरना उनके लिए भी आगे काम को जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।